हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है जिसका नाम है श्रीनिधि बोरीकर सीए इंटरमीडिएट। यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर इसे सर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अब जैसे आप देख रहे हो कि मेरा लास्ट वीडियो जो था वह मैंने 2 महीने पहले डाला था रिगार्डिंग एग्जामिनेशन अनाउंसमेंट वगैरह वगैरह। तो ऐसे रिलेटिंग टू एकेडमिक वीडियोस, दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वीडियोस, सीए से रिलेटेड, इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो भी आपका न्यूज़ रहेगा वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। अब ये जो वीडियो है आज का, इससे हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी ऑडिट की पढ़ाई। जो सीए इंटर ग्रुप 2 में आपको एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑडिटिंग एंड एथिक्स, उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी। और ये वीडियोस जो है आपको, ये अभी 2024 में जितनी एग्ज़ाम्स आपकी बाकी है और 2025 की एग्ज़ाम्स, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपको रिलेवेंट रहने वाला है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल का, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो हमारे लिए किताब बनाई है उसका ये कवर पेज है। क्या दिख रहा है आपको? पेपर नंबर 5, इंटरमीडिएट कोर्स स्टडी मटेरियल ग्रुप 2। पेपर का नाम है आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स। ठीक है। तो इसमें आपको कुल मिलाकर कितने मॉड्यूल्स पढ़ाई करने हैं? 2 मॉड्यूल्स में। ये हो गई बेसिक चीज़। अब और थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि बाकी के पेजेस जो है वो हमारे उतने काम के नहीं हैं। अच्छा, पेज नंबर 2 में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। हम लोग जो एडिशन यूज़ कर रहे हैं आपका, वो लेटेस्ट एडिशन है विच इज़ ऑफ अप्रैल 2023। तो बेसिकली ये वाला जो एडिशन है ये आपके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पर जो स्टडी मटेरियल अपलोड किया जाता है वो लेटेस्ट वाला वर्जन अप्रैल 2023 का एडिशन है। तो हम लोग भी वही किताब यानी वही स्टडी मटेरियल रेफ़र करेंगे। अब हम लोग और आगे आते हैं और यहाँ पर आपके किताब में कुल मिलाकर कितने चैप्टर्स है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में कुल मिलाकर आपको 11 चैप्टर्स में ऑडिट का पढ़ाई करना है एंड प्लस आपको पढ़ने हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग विच इज़ SAs। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। वही चैप्टर, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई हम लोग इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। ठीक है जी, आ जाओ। मैंने आपको चैप्टर का नाम बता दिया। अब मैं आपको स्टडी मटेरियल में आपका जो एक्चुअल चैप्टर है उसका पेज नंबर 1 दिखा देता हूँ। दिस इज़ हाउ योर स्टडी मटेरियल लुक्स। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है जी, ये बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई। अब शुरुआत में जो है इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हो। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा वीडियो में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने एक डायग्राम दी है जिसमें आपको बताने की कोशिश की है कि चैप्टर नंबर 1 में आप लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। तो जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है, मीनिंग पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट पढ़ोगे, नीड एंड बेनिफिट्स पढ़ोगे, क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, ऑडिट विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड ऐसे 200। तो ऐसे 200 जो है वो इस चैप्टर से के साथ आपको रिलेवेंट है, उसके क्लब करके पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स आता है और यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। कोई एग्जाम्पल वगैरह वो ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर का कोई एग्जाम्पल नहीं है, बस आपके ऑडिट को एक, आपको ऑडिट के साथ एक कनेक्ट करने के लिए छोटा सा रियल लाइफ सिनारियो उन्होंने दिया है। इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ये पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, ये छोटा सा आपको एग्जाम्पल है रियल लाइफ सिनेरियो का। उसके बाद आता है आपका टॉपिक नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ऑडिट एंड टॉपिक नंबर 2 ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। ये दोनों थियोरेटिकल पैराग्राफ्स है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है। इसमें मैं अपना समय नहीं लगाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए। रीज़न क्या है? सेम रीज़न है। कौन सा वाला? कि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है और इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग और ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग में से आपको क्वेश्चन आना थोड़ा सा
चांसेस कम है, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल। हो सकता है एक आध दूसरा एमसीक्यू अगर उन्होंने पूछ लिया तो पूछ लिया, तो आप लोगों को भी ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार उसको रीड कर लेना है। एक बार रीड करना इज सफिशिएंट फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग और ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो इसमें अपना ज़्यादा दिमाग और एनर्जी मैं भी नहीं लगाऊंगा, आपको भी नहीं लगानी है। अब हमारी पढ़ाई जो एक्चुअल शुरू होने वाली है वो शुरू होने वाली है टॉपिक नंबर 3 से। यहाँ से हमारा रियल चैप्टर शुरू होता है। टॉपिक नंबर 3 क्या है, हेडिंग आप देखो, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। अब यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पे हाईलाइट वगैरह किया दिख रहा है, ये बेसिकली जब मैं आपके नोट्स प्रिपेयर कर रहा था वो सब चीज़ें मैंने की है, तो आप उसके बारे में चिंता मत करिए, आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स प्रॉपरली दिख जाएंगे। अब मैं आपको छोटी सी आउटलाइन इसमें बता देता हूँ। ये जो पहले 3 लाइन है, दिस इज़ द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ ऑडिट, और बाकी का जितना भी मटेरियल आपको यहाँ पे दिख रहा है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, यहाँ से ये पूरा का पूरा इस 3 लाइन की डेफिनेशन का एनालिसिस है जब तक ये टॉपिक चल रहा है तब तक, दैट मीन्स यहाँ तक। तो हम भी उसी पैटर्न में पढ़ाई करेंगे, सारी की सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जिस तरीके से आपको दी गई है उस तरीके से हम लोग कंप्लीशन करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या रहने वाला है, हमारा मेन मोटिव किसी भी सीए स्टूडेंट का मेन मोटिव है सीए की एग्ज़ाम्स पास करना। जब आप सीए फाउंडेशन में होते हो तो आपको सीए फाउंडेशन की एग्ज़ाम पास करनी है, दैट मीन्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स में आपको इंडिविजुअली और एग्रीगेट दोनों इसमें पास होना है, क्योंकि वो होने के बाद ही आप सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हो। सीए इंटरमीडिएट में अब आप लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आपका मोटिव क्या है, एग्ज़ाम को क्लियर करना। रियल लाइफ में आर्टिकलशिप में हम क्या सीखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें अभी के समय में नई स्कीम ऑफ एजुकेशन में आपके लिए सेकेंडरी है, क्योंकि जब तक आप अपना इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 ग्रुप 2 पास नहीं करते हो आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप शुरू नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये कचरा निकाल देना कि मुझे किसी सीए के पास जाके पढ़ाई करनी है या सीखना है काम, वो सब आप सीखोगे, उसका भी समय आएगा। लेकिन राइट नाउ दिस इज़ द टाइम टू स्टडी द बुक। एकेडमिक्स का समय है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों सब्जेक्ट, दोनों ग्रुप्स आपको पास करने हैं। तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हम लोग करेंगे, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस आपको कौन प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मेरी किताब, किसी और टीचर की किताब कोई मायने नहीं रखती, जो इंस्टीट्यूट ने दिया है उसी से आपको पढ़ना है, उसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। अगर इंस्टीट्यूट की किताब में गलत आंसर भी दिया है तो आपको एग्जाम में उसी तरीके से लिख के आना है, क्योंकि बहुत बार आपके एरर्स यहाँ पे दिखेंगे। जैसे जैसे आपको किसी सब्जेक्ट में एरर आते हैं, जैसे हम ऑडिट पढ़ रहे हैं, ऑडिट में मुझे कुछ एरर्स दिखेंगे तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन आप एग्जाम में क्या आंसर लिखोगे, जो आंसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अपने किताब में ड्राफ्टिंग किया है हम वही लिखेंगे। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर हाँ गलत आंसर कैसे लिखे, तो ये मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रायोरिटी क्या है आपकी, एग्ज़ाम को पास करना। तो ये मॉरलिटी क्या है, ठीक क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सब चीज़ों से आप बाहर निकल जाओ। आपका एक ही मोटिव है, सीए इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम जो है उसको पास करना है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, क्योंकि सीए फाइनल होने के बाद ही मुझे सीए का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, उसी के बाद मुझे साइन करने की अथॉरिटी मिलने वाली है, और उसी के बाद मैं ढंग से प्रैक्टिस कर पाऊँगा या ढंग से जॉब कर पाऊँगा, ठीक है। और मेरे दिमाग से वो बर्डन उतर जाएगा कि मैं सीए करना है या नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हो, तो ये एक मेंटल जो प्रेशर आ जाता है कि एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रही है, ये चीज़ें सब आपसे हट जाएगी। अब आप अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर लो, पिछले कितने अटैम्प्ट हुए वो सब भूल जाओ, दिस इज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट, और आज से हम चैप्टर नंबर 1 की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑडिट। सो दिस क्लैरिटी यू शुड हैव इन योर माइंड। तो मेंटल क्लैरिटी सबसे पहले आपको चाहिए। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल। उसी में से हम पढ़ाई करेंगे, उसी में से नोट्स बनाएंगे, उसी में से क्वेश्चंस के आंसर्स भी ड्राफ्ट करेंगे, और अल्टीमेटली एग्ज़ाम में जाने से पहले हमारा सारा कुछ पढ़ाई हो जाना चाहिए, ताकि हमें रिवीजन के लिए भी समय मिले और एग्ज़ाम में हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। ये बेसिक चीज़ आपके लिए है। आई होप कि ये 9-10 मिनट हमने जो स्पेंड किए हैं, इसमें आपकी ऑडिट से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें, सारी मीन्स बेसिक चीज़ें, हमने स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट में अपना एक मेंटल स्टेबिलिटी बना ली कि ऑडिट की पढ़ाई हमें कंप्लीट करनी है।
किताब मैंने खोल के दिखा दी, टॉपिक नंबर 1 और 2 चैप्टर नंबर 1 का जो है इंट्रोडक्शन और ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग। दिस इज़ अ थियरी सब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है, उसमें किसी टीचर को कोई चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप लोगों को पढ़ना है। अब मेरा काम शुरू होगा टॉपिक नंबर 3 से, ठीक है जी। आ जाओ, टॉपिक नंबर 3 क्या है आपकी किताब में? मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे प्यारे नोट्स में। आ जाओ, ये है हमारे नोट्स, प्यारे प्यारे नोट्स, ठीक है। सबको अच्छे से विजिबल है आई होप। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि फुल स्क्रीन में आप सबको प्रॉपरली विजिबल है या नहीं है। एक मिनट, क्योंकि बाद में वीडियो एडिट करते वक्त फिर तकलीफ हो जाएगी, है ना। अभी मैं देख लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से आपको दिख रहा है सब चीज़ें। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग जो हमारा इंस्टीट्यूट के किताब में दिया हुआ टॉपिक है, वो मैंने आपके सामने ब्लूप्रिंट रखा हुआ है। ब्लूप्रिंट में आपको क्या दिख रहा है? टॉपिक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 इज़ मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। उसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, और दूसरा टॉपिक जो है ये वाला, दिस इज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो मीनिंग ऑफ ऑडिट जो हमने 3 लाइन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस डेफिनेशन का जो हम ब्रेक डाउन करेंगे पॉइंट वाइज मैनर में, दिस इज़ द एनालिसिस, दिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ दिस मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ये बेसिक चीज़ आप ध्यान में रखो। तो जब हम लोग ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ लेंगे तब हमें 4 की पॉइंट्स उसमें दिखने वाले हैं। पहला है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये एक बेसिक टर्म है रिलेटिंग टू ऑडिट। दूसरा की पॉइंट आपको दिखने वाला है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ऑडिट यानी हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को चेक करने वाले हैं, तो हम चेक करेंगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को। ये हो गया आपका दूसरा की पॉइंट। तीसरा की पॉइंट हमें दिखने वाला है रिगार्डिंग एंटिटी, यानी कौन से एंटिटी, किस व्यक्ति का हम ऑडिट करने वाले हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑडिट करने वाले हैं। तो जो भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंडल्ज होती है, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का हम लोग ऑडिट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एंटिटी होती है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में या नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में जिसमें करेंसी यूज़ होती है, ऐसे ट्रांजैक्शंस में इंडल्ज करता है, इन्वॉल्व होता है। दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करता है। और जो भी एंटिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंडक्ट करती है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, ठीक है। चौथा की पॉइंट हमें क्या दिखेगा? एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। तो बेसिकली एक एंटिटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुद इंडल्ज होती है, सेल परचेस के ट्रांजैक्शंस को करती है, वो एंटिटी, ठीक है, ये जो एंटिटी होती है ये क्या करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करती है। तो एज एन ऑडिटर हमारा क्या ड्यूटी होता है कि ये जो एंटिटी है जिसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट किया है, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम लोग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन का हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन होने के बाद हम अपना ओपिनियन उसके ऊपर देते हैं इन एन ऑडिट रिपोर्ट। तो ये बेसिक चीज़ हम करते हैं। आई होप कि आपको एक आइडिया समझ में आ गया कि ऑडिट में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो 4 की पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं ऑडिट की डेफिनेशन में। पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तीसरा पॉइंट है रिगार्डिंग एंटिटी और चौथा पॉइंट है रिगार्डिंग एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो हमारा टॉपिक है एक्चुअल, जहाँ से हमें पढ़ाई शुरू करनी है, वो देखते हैं, विच इज़ मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक थियरी पढ़ लेते हैं। Point number 1, which is meaning of audit. An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. तो हमने भी यही पढ़ा था
जो हमारा ब्लूप्रिंट है इंडेक्स, उसमें हमने क्या देखा था कि एक एंटिटी होती है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करने के बाद हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। तो जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है और उस एग्जामिनेशन के बाद उसके जो जो फाइंडिंग्स होते हैं इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अपना ओपिनियन देता है रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पर थियरी में बताई गई है। ऑडिट क्या है? ऑडिट एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? उस प्रोसेस में हम लोग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं। किस चीज़ का एग्जामिनेशन करते हैं? हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होती है? वो एक एंटिटी की होती है। वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, दैट मीन्स कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करने वाली भी हो सकती है, या फिर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, यानी सोशल वर्क और चैरिटी करने वाली भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। लेकिन इस एंटिटी का नेचर कैसा होगा? इस एंटिटी का नेचर होगा कि वो मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करती है। अगर मॉनेटरी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कोई एंटिटी कंडक्ट नहीं करती है तो ऐसी एंटिटी के ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होती है। जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है, करेंसी इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। जहाँ पे भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी तो हम वहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑडिट क्या है? ऑडिट एक प्रोसेस है जिसमें हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। वो एग्जामिनेशन होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है किसी भी एंटिटी की जो प्रॉफिट कमाने का मोटिव रखती है या नॉट फॉर प्रॉफिट है। अब इसमें उसका साइज, दैट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, साइज मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और रेवेन्यू। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसमें हो सकते हैं 10 लोग हो, 20 लोग हो, 40 लोग हो, 100 लोग हो एंड सो ऑन। रेवेन्यू, उस कंपनी का रेवेन्यू या उस एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू हो सकता है 1 लाख करेक्ट, हो सकता है 20 लाख हो सकता है 100 करोड़ हो एंड सो ऑन। तो इकोनॉमिक साइज उसका छोटा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की दृष्टि से उसमें छोटी भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, मीडियम एंड बहुत बड़ी, यानी स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम किसी भी प्रकार की वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज किसी भी प्रकार की वो एंटरप्राइज हो सकती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? उसका लीगल फॉर्म कैसा होगा? वो सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, वो ट्रस्ट भी हो सकती है, वो एनजीओ भी हो सकती है, वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकती है। तो उसका लीगल फॉर्म किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, और जब इस प्रकार के एंटिटी का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करती है, ठीक है, उसका हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं। क्यों? विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। तो हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जब अपना ओपिनियन देना होता है कि इसने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, इसने सारे अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, इसने सारे बिजनेस और कमर्शियल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटिंग टू मनी, इसके ऊपर हम अपना एक ओपिनियन देते हैं और ऐसी पूरी प्रोसेस को कंबाइंडली कहा जाता है ऑडिट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये मैंने आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे समझा दी। अब हम लोग इसके जो की पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन में आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आप देखो, पहला की पॉइंट हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सबसे पहला की पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, वो हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर ए लिख लिया है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, उसको भी हमने यहाँ पे टिक कर दिया और यहाँ पर मार्क कर लिया। फिर तीसरा पॉइंट हमारा आता है एनी एंटिटी। ठीक है जी, उसको भी हमने यहाँ पर टिक कर लिया और यहाँ पर पॉइंट नंबर सी को मार्क कर लिया। फिर नेक्स्ट की पॉइंट हमारा आता है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन।
ठीक है, अब यहाँ पे हमने मार्क कर लिया और एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन को पॉइंट नंबर डी कह दिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग एंटिटी। अब एंटिटी मतलब सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस पूरे 3 सेंटेंसेस में एंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म, यहाँ तक की सारी इन्फॉर्मेशन एंटिटी से रिलेटेड है। तो 4 पॉइंट्स हमने मार्किंग कर लिया। इन 4 पॉइंट्स को अब हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, दूसरा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तीसरा है एंटिटी और चौथा है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो की पॉइंट है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, उसको अच्छे से समझते हैं ताकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। आ जाओ, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चल गई। क्या चीज़ पता चली हमें यहाँ पर कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो जनरेट होती है ट्रांजैक्शंस से। ठीक है, मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देना चाहता हूँ हम आगे बढ़ने से पहले। अब ये क्लास नोट्स में जैसे ही आप आते हो, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन की है। ट्रांजैक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। पहला है इकोनॉमिक, मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें करेंसी का इस्तेमाल होता है। दूसरा टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है आपका नॉन इकोनॉमिक, नॉन मॉनेटरी, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शंस में करेंसी यानी पैसों का इस्तेमाल नहीं होता। ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है। अब जहाँ पे भी करेंसी यूज़ होगी वो हमारे काम का है, अकाउंटिंग में भी और ऑडिट में भी। अब ये वाला जो सेगमेंट है इकोनॉमिक, मॉनेटरी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला, इसमें भी 2 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन इसमें आपका होगा कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना शॉर्ट टर्म मोटिव होता है, लॉन्ग टर्म मोटिव होता है वेल्थ क्रिएशन, बेसिक चीज़। उसके आगे जब हम जाते हैं तो हमें दिखता है कि सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे होता है नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे भी करेंसी यूज़ होगी लेकिन यहाँ पर मोटिव क्या होगा, नॉन प्रॉफिट, सोशल वर्क, चैरिटी, बेसिक चीज़। अब इन दोनों ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमें कौन सी चीज़ याद में रखना है, ये वाले जो ट्रांजैक्शंस है दिस सेगमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, इससे रिलेटेड हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। वो बात है दिस कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शंस जनरेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंस है और ऑडिट से रिलेटेड भी ये ट्रांजैक्शंस इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये बेसिक चीज़ हो गई। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मॉनेटरी, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। अब हमारे पास 2 लोग हैं, पहले हमारे सेलर भाऊ, दूसरे है हमारे बायर भाऊ। इन दोनों के बीच में कुछ एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। अब वैल्यू कैसे एक्सचेंज होती है, तो ये जो हमारे सेलर भाऊ है, ये जो हमारे बायर भाऊ हैं, ये दोनों के पास डिमांड है और सप्लाई है। बायर मीन्स डिमांड, सेलर मीन्स सप्लायर। तो बायर भाऊ ने क्या किया, बायर भाऊ के पास है पैसा, उसने बोला मैं आपको पैसे देता हूँ, आप मुझे बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, इसमें एक्सचेंज क्या हुआ, इसमें एक्सचेंज हुआ पैसा और गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों हम मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, करेक्ट। ये बेसिक चीज़ ट्रांजैक्शन की होती है। तो ये आपके पार्टीज टू ट्रांजैक्शन है। पार्टी नंबर ये है आपका सेलर भाव, पार्टी नंबर 2 बायर भाव, पार्टी नंबर 1। तो एक ट्रांजैक्शन में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पता चला कि यहाँ पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हो गई आपकी लेयर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ से आप जब इस ट्रांजैक्शन को देखते हो तो आपको पता चलता है कि इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है। द अबव एरोज आर रिप्रेजेंटिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है इन द टर्म्स ऑफ करेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
उन उसका एक्सचेंज हो रहा है, दैट मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब ये जो इनफ्लो होता है किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स का या आउटफ्लो होता है किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, तो उसका इम्पैक्ट 4 मेजर कैटेगरीज में होता है। कौन सी कैटेगरीज है वो? तो वो कैटेगरीज होती है आपका, या तो आपका इनकम जनरेट होगा, या तो आपके एक्सपेंसेस जनरेट होंगे, या तो आपकी एसेट जनरेट होगी, या तो आपकी लाइबिलिटी जनरेट होगी। इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, असेट और लाइबिलिटीज़ जो है वो हम शो करते हैं बैलेंस शीट में, और इन दोनों को मिला के आपके बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, पहले ट्रांजैक्शन के बारे में आपको अवेयर कराया, फिर ट्रांजैक्शन का आपका एक स्पेसिफिक लेयर ऑफ ट्रांजैक्शन आपको मैंने बता दिया कि ट्रांजैक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। अब ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग की प्रोसेस में डालते हैं, यानी अकाउंटिंग की प्रोसेस के थ्रू उसे आगे बढ़ाते हैं। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस में कुल मिलाकर 7 स्टेप्स होती है। कितनी स्टेप्स होती है? कुल मिलाकर 7 स्टेप्स होती है। वो 7 स्टेप्स कौन सी है वो देखो। अभी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जब होगा तब उसका अकाउंटिंग करने के लिए हम ये 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट मीन्स जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हम सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बायर, सेलर, गुड्स एंड सर्विसेज, मनी एंड टैक्सेशन, एड्रेस ऑफ द सेलर, डेट, सीरियल नंबर, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे हम सोर्स डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये वाला जो रिकॉर्डिंग है, दिस इज़ नॉट अकाउंटिंग। हमने केवल अभी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक सोर्स डॉक्यूमेंट में जनरेट की, वहाँ पे रिकॉर्ड की, जिसे हम कहते हैं बिल्स या फिर आपका वाउचर या तो आपका इनवॉइस। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सेलर, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बायर, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मनी, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली एक ट्रांजैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है सोर्स डॉक्यूमेंट्स में। फिर हम लोग क्या करते हैं, इन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करेंगे हम लोग? तो जो 4 इम्पैक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, कौन से? आपका इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, इन 4 मेजर कैटेगरीज में हम उसे क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिकली अब क्लासिफिकेशन का एग्जांपल देना हुआ तो क्या, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो 12 महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल की एक फाइल बनेगी, सारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल उस फाइल में जमा किए जाएंगे। आपका पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, आपका सैलरी देना होता है एम्प्लॉयज़ को, रेंट अगर है तो रेंटल एक्सपेंसेस, उसके बाद में जो भी आपके डेली खर्चे होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, फूड, चाय पानी, ये ट्रैवलिंग, फ्यूल, है ना, बेसिक जितनी भी चीज़ें आपकी होगी जो आपको ऑफिस या फैक्ट्री मेंटेन करने के लिए लगती है, जो रेवेन्यू नेचर की होती है, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम एक एक फाइल उसकी बनाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा के रखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखेंगे, पानी का बिल सब एक साथ रखेंगे, ट्रैवलिंग जो भी होगा, ट्रैवल अकोमोडेशन, वो सारे वाउचर्स एक्सपेंसेस के डॉक्यूमेंट्स एक साथ रखेंगे। उसके बाद जो हमारा इनकम होता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, इन द फॉर्म ऑफ कमीशन, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो जितना भी हम सेल करेंगे सारे सेल के इन्वॉइसेस एक फाइल में रहेंगे, सारे इंटरेस्ट से जितनी भी रिसिप्ट रहेगी, वो जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा, पासबुक होगा बैंक का या जो भी चीज़ होगी, वो एक इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। कमीशन जो भी मिला हमें वो एक फाइल में रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो बेसिकली क्लासीफाई करेंगे सारे सिमिलर ट्रांजैक्शन का एक ग्रुप बना के, वहाँ उस ग्रुप में सब उस ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी जिस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुआ उस तरीके से उसे क्लासीफाई करेंगे, अरेंज करेंगे। तो ये पहली जो स्टेप्स 3 हैं आपकी, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, उसको रिकॉर्ड करो इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स और उसको क्लासीफाई करो। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डेटा को गैदर किया है, अभी तक हम लोगों ने अकाउंटिंग नहीं की है। तो इन पहली 3 स्टेप्स को आप कहते हो बुक कीपिंग। दीज आर योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, दीज आर नॉट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दीज आर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। क्यों इन पहली 3 स्टेप्स को हम अकाउंटिंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहाँ पे हमने
3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के नॉलेज को अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर हमने डबल एंट्री सिस्टम, जो जर्नल एंट्री का नॉलेज होता है, जो अकाउंटिंग के कोर फंडामेंटल्स होते हैं, उसे वहाँ पे अप्लाई अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। एंड दैट्स वाई ये पहली 3 स्टेप्स आपको कही जाती है बुक कीपिंग। दिस इज़ अ क्लरिकल वर्क। अभी इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके हमने केवल और केवल फाइनेंशियल डेटा को गैदर किया है। अब फाइनेंशियल डेटा गैदर करने के बाद अकाउंटिंग का रियल काम शुरू होता है, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में हम लोग कहते हैं समराइजिंग। अब समराइजिंग में सबसे पहली स्टेप होती है जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना। डबल एंट्री जो होती है हमारी डेबिट क्रेडिट की, इसमें हम एक्चुअल अकाउंटिंग का नॉलेज अप्लाई करते हैं, विच इज़ 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, उसके बाद में जर्नल एंट्री, डेबिट क्रेडिट का जो भी हमारा नॉलेज है वो। तो यहाँ पे इस स्टेप के पहले शुरुआत से हम अकाउंटिंग का नॉलेज अप्लाई करेंगे, और इसीलिए इस स्टेप नंबर 4 को कहा जाता है अकाउंटिंग। प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेप नंबर 4 में होती है, जिसे कहा जाता है समराइजिंग। यहाँ पे हम करेंगे जर्नल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर इन दोनों से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बेस बना के फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो जितने भी आइटम होंगे आपके, लाइन ऑफ आइटम होंगे आपके ट्रायल बैलेंस में, आप उसको आइडेंटिफाई करोगे कि वो रेवेन्यू नेचर का है, या एसेट या इनकम या एक्सपेंस है, या एसेट या लाइबिलिटी है। अगर इनकम या एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो आप उसे P&L में लिखोगे, असेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो आप उसे बैलेंस शीट में डालोगे। अब इन दोनों के साथ P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ हमारे बनते हैं शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये टुगेदर 5 आइटम मिलके बनते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इस स्टेप नंबर 4 को इन इट्स एंटायरिटी कहा जाता है अकाउंटिंग। बेसिक चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके बाद भी कुछ स्टेप्स बाकी है। स्टेप नंबर 5 में होता है एनालिसिस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी अभी तक हमने जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट की है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जो भी हमने अकाउंटिंग की है, लेजर अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज, ये सारी चीज़ों में हम उसका एनालिसिस करते हैं। स्टेप नंबर 6 इज इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जिसका हमने एनालिसिस किया है, अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करते वक्त हम उन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का मतलब निकालते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अलग अलग प्रकार का रेशियो एनालिसिस हम लोग करेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमने 12 महीनों में, यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर में कितना सेल किया है, इस सेल को अचीव करने के लिए हमें कितने एक्सपेंसेस करने पड़े, क्या हम अपने एक्सपेंसेस कम करके कॉस्ट को कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बेसिकली एनालिसिस हम कंडक्ट करते हैं सारी की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में। उसमें आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स हो गए, उसमें आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो गए, उसमें आपके टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन हो गई, उसमें आपकी सेल, परचेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आप डिटेल में एनालिसिस करते हो और उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हो। एक फैक्टर का, एक फाइनेंशियल फैक्टर का दूसरे फाइनेंशियल फैक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक फाइनेंशियल फैक्टर दूसरे फाइनेंशियल फैक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सेल, ठीक है, अब आपके जो एक्सपेंसेस है, अब आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इसका सेल के साथ क्या रिलेशनशिप है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अगर आप बढ़ाते हो तो क्या आपका सेल भी बढ़ता है या नहीं बढ़ता, या कम होता है या उतना ही रहता है। जो आपका डेप्रिसिएशन है उसका सेल के साथ क्या रिलेशनशिप है, जो आपके अदर एक्सपेंसेस है उसका आपके सेल के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का आप लोग एनालिसिस करते हो। तो ये हो गई आपकी एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। उसके बाद में जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमने तैयार की है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमने तैयार की है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टैक्सेशन रिकॉर्ड्स, एक्सपेंस रिपोर्ट्स, मशीन एसेट रजिस्टर, लायबिलिटी रजिस्टर, जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं वो सारी की सारी हम कम्युनिकेट करते हैं स्टेप नंबर 7 में विद द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये हो गई आपकी बेसिक अकाउंटिंग की प्रोसीजर। ये एंटायर प्रोसीजर 7 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। और ये जो तीसरा सेगमेंट है जिसमें आपका आता है स्टेप नंबर 5, 6 और 7, इसे कहा जाता है एक्सटेंडेड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना। तो ये आपके आंखों के सामने पूरी की पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस मैंने यहाँ पे रख दी है।
अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ी है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल और दिस टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, तो ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे हमने केवल समझने के लिए एक ट्रांजैक्शन लिया। ऐसा जो बिजनेस होता है वो अपने फाइनेंशियल ईयर में यानी 12 महीनों में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करता है, जो रिजल्ट करते हैं उसके, जो इम्पैक्ट करते हैं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन हो गए जिसमें करेंसी इन्वॉल्व होती है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो हम बुक कीपिंग करते हैं, फिर हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं, और उसके बाद में एक्सटेंडेड फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग सर्व करते हैं। तो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इस प्रोसेस से गुजरते हैं। तो जब भी आपको अगर कोई ऑडिट करने जाना है तो आपको बेसिकली ये अकाउंटिंग की प्रोसीजर पता होनी चाहिए, है ना। तो आपको अकाउंटिंग सिस्टम पता होनी चाहिए, आपको इंटरनल कंट्रोल पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर पाओगे। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपको अच्छा ऑडिटर बनना है तो जो हमने मीनिंग देखा था, एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। तो जो भी एंटिटी है वो ये अकाउंटिंग की स्टेप्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट उसने ढंग से फॉलो किया, रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, ये 3 सेगमेंट्स में उसकी प्रोसेस अच्छे से फॉलो होती है या नहीं होती है। उसके बाद में इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटीज़, इनसे रिलेटेड जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारी चीज़ें उसने फॉलो की है या नहीं की है, ये हम लोग चेक करते हैं। एन ऑडिट is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and whether when such examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। तो अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एज एन ऑडिटर ओपिनियन देना है तो आपको अकाउंटिंग की प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में अकाउंटिंग की प्रोसेस पता होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ट्रांजैक्शन किस तरीके से फ्लो करते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज किस तरीके से होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो इम्पैक्ट है वो 4 ब्रॉड कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी पे जाता है, वो चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। बेसिकली एक ऑडिटर के पास कॉम्पिटेंस क्या होना चाहिए, उसे अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ये एक एस्पेक्ट हो गया ऑडिट की डेफिनेशन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जनरल पर्पस फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, जहाँ पे भी आपको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं बताया जाता है वहाँ पे हम इस तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट यानी P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करते हैं। तो ये बेसिक हो गया जनरल पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1 2 3 4 कॉलम्स होंगे वहाँ पे। कॉलम नंबर 1 में होगा आपका पर्टिकुलर्स, कॉलम नंबर 2 में अमाउंट, कॉलम नंबर 3 में पर्टिकुलर्स एंड कॉलम नंबर 4 में फिर से अमाउंट होगा। अब यहाँ पर जो ये है आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम लोग सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं इन P&L अकाउंट। ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में P&L अकाउंट पे हम लोग सारे इनकम लिखते हैं। तो ये हो गया आपका P&L अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे आपका आएगा ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा आपका ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज़ आपका सेल कितना हुआ। फिर आएगा आपका अदर इनकम, दैट इज़ इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, और उसके बाद आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। फिर इसका जब आप प्रॉपर बैलेंसिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। उसके हिसाब से प्रॉफिट होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे, लॉस होगा तो इस साइड में लिखोगे। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जनरल पर्पस फॉर्मेट। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट के जनरल पर्पस फॉर्मेट में। ये बेसिक रिवीजन में आपको करा दे रहा हूँ। वैसे आपको पता है कि अभी फाउंडेशन के बाद आपने इतनी पढ़ाई की है, सीए इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में भी आपने अकाउंटिंग की पढ़ाई है, तो आपको फॉर्मेट पता है, लेकिन मैं आपकी आंखों के सामने उसे एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ। अब जनरल पर्पस बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, तो ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है, और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ की अमाउंट, यहाँ पे एसेट की अमाउंट हम लोग
लिखने वाले हैं। अब देखो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, फिर आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और फिर आता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। बेसिक चीज़, एसेट साइड में आपको फिक्स्ड एसेट मिलेंगे सारे के सारे लाइन से, उसके बाद में सारे के सारे लाइन से आपको करंट एसेट्स मिलेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस इंक्लूडिंग इसी में है, और बैलेंस शीट का फिर आपको आखिरी में टोटल मिलेगा। बैलेंस शीट का टोटल हमेशा टैली होना चाहिए। लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अकाउंटिंग इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली ये टोटल हमेशा हमारा टैली होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे जब हम एंटिटी की बात करते हैं तो ये वाले जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उनके लिए कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट नहीं है जो उसे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गवर्न करता है। तो एक ऑडिटर को अगर एज एन ऑडिटर आपको कोई अपॉइंटमेंट मिलता है तो आपको अगर सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट करने मिलेगा तो हो सकता है कि आपको इस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि सेल इतना है। अब क्या करोगे आप आगे चल के, अब मैं एंटिटी की पहले इन्फॉर्मेशन, चलो एंटिटी की पहले इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट करा देता हूँ। तो ये जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये हमने सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप के लिए देख लिए इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी विच इज़ लीगल फॉर्म, उनका लीगल फॉर्म जो है उस तरीके से। अब जब हम कंपनीज़ के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनीज़ है वो कौन से, गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बताता है हमें फॉलो करना पड़ता है शेड्यूल 3। तो कंपनीज़ का जो फॉर्मेट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं होगा, वो सीधा सीधा होगा, है ना। जब आप शेड्यूल 3 अपनी आंखों के सामने लाओगे तो इस तरीके से लेफ़्ट और राइट में आपको बैलेंस शीट नहीं मिलेगी, P&L अकाउंट में भी ऐसा लेफ़्ट और राइट साइड आपको नहीं मिलेगा, एक साथ वो एक के नीचे एक सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट बदला है। इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, ये बेसिक चीज़ वही है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका आपको कौन सा फॉलो करना पड़ेगा, शेड्यूल 3 के हिसाब से। जब हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स की बात करते हैं तो हमें LLP एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, जिस तरीके के फॉर्मेट LLP एक्ट में दिया गया है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्मेट को। जब हम बैंकिंग कंपनीज़ की बात करते हैं तो बैंकिंग कंपनीज़ के लिए स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दिया जाता है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, ये चार चीज़ें सारे की सारे बिजनेस, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में रहने ही वाले हैं, बस प्रेजेंटेशन यानी फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बदलते जाता है। फिर जब हम इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज आर गवर्न बाय इंश्योरेंस रेगुलेशंस एंड स्टैट्यूट्स, जैसे IRDA। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी देती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ेगा। इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी यहाँ पर भी सेम ही रहेगी, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बारे में बात करते हैं तो रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैट्यूट्स के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस हिसाब से हमें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो एक ऑडिटर जो होता है, जब हम एंटिटी की बात करते हैं तो हमें एंटिटी के बारे में क्या क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ क्या पता होनी चाहिए हमें अकाउंटिंग का, तो एज एन ऑडिटर अकाउंटिंग का तो पूरा नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग के साथ साथ उस एंटिटी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे कौन से बिजनेस या कमर्शियल लॉज एप्लीकेबल होते हैं जिनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर पड़ता है, वो सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हमें पता होने चाहिए एज एन ऑडिटर, तभी हम उसका अच्छे से वेरिफिकेशन कर पाएंगे, उसी के बाद हम लोग उसके ऊपर अच्छे से अपना ओपिनियन दे पाएंगे। ये बेसिक चीज़ हो गई। तो ये एंटिटी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो है आपका मॉनेटरी, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो ट्रांजैक्शन देखा, अकाउंटिंग की प्रोसेस देखी, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलग अलग एंटिटी के एग्जाम्पल देखे। अब ये जो मॉनेटरी और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं इन्हें गवर्न क्या होता है, ये जो लीगैलिटी जो होती है इसकी, तो बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को
लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न करते हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होते हैं फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका लीगल नेचर जो होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इलीगल गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराने चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर हमें ओपिनियन देना होता है, एंड एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फॉलो करने ही होते हैं। तो ये चीज़ हमें ट्रांजैक्शन के बारे में ऑडिट के वक्त चेक करनी पड़ती है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको P&L अकाउंट में सैलरी का आइटम दिख रहा है 48 लाख्स, ठीक है, आ जाओ ऊपर हम चलते हैं। जो हमारा P&L अकाउंट का था, यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है, इन एक्सपेंसेस में मुझे दिख रही है सैलरी। एज एन ऑडिटर जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तो मुझे यहाँ पर 48 लाख रुपीज़ की सैलरी दिखी। ये एक एग्रीगेट अमाउंट है, ठीक है। अब इस सैलरी अकाउंट में जाके मुझे ऑडिट करना पड़ेगा। तो ऑडिट किस तरीके से होगा? सबसे पहले तो मेरे सामने P&L अकाउंट आएगा, फिर P&L अकाउंट से मैं क्या देखूंगा, ट्रायल बैलेंस चेक करूंगा कि ट्रायल बैलेंस में भी 48 लाख रुपीज़ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। फिर मैं जाऊंगा सैलरी के लेजर अकाउंट में, मैं सारे के सारे यानी 12 महीनों में जितनी भी सैलरी उन्होंने पे की है वो इन्फॉर्मेशन मुझे लेजर अकाउंट से पता चलेगी, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 3 में मैं चेक करूँगा। फिर लेजर अकाउंट से मैं जाऊँगा जर्नल एंट्री देखने के लिए, यानी जर्नल रजिस्टर में, ताकि मुझे ये पता चले कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज पास हुई है वो सारी की प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है लेजर अकाउंट्स में, कोई भी इंफॉर्मेशन ओमिट नहीं हुई है, छूटी नहीं है, कोई भी एरर नहीं हुआ है। तो अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब ट्रांजैक्शन यानी सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम ऑडिट करते हैं तो हमारा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी क्या होता है? सबसे पहले किसी भी ऑडिटर के साथ पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, तो P&L अकाउंट आएगा, फिर मैं P&L अकाउंट से ट्रायल बैलेंस को चेक करूंगा, ट्रायल बैलेंस से मैं लेजर अकाउंट्स में जाऊंगा, लेजर अकाउंट से मैं जर्नल एंट्री तक पहुंचूंगा, जर्नल एंट्री से मैं सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स को चेक करूंगा। और जब तक मुझे 48,000 को सारे 48 लाख रुपीज़ की जो सैलरी है उससे रिलेटेड जब तक मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते, मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑडिट। अकाउंटिंग में हमारा सीक्वेंस यहाँ से यहाँ पे होता है और ऑडिट में हमारा सीक्वेंस यहाँ से सोर्स डॉक्यूमेंट्स तक होता है। बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई? तो ये स्टेप्स जब हम फॉलो करते हैं तो हमें अकाउंटिंग की प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें भी ऑडिट के वक्त रिलेटिंग टू सैलरी की जो 48 लाख वाली अमाउंट है उससे रिलेटेड अगर इसमें से कोई चीज़ है तो वो भी मैं फॉलो करूँगा। सैलरी जहाँ पे भी आप पे करते हो तो आपको EPFO का डेटा देखना पड़ता है, ग्रेचुटी वगैरह कुछ दी है या नहीं दी, लीव एनकैशमेंट दी है या नहीं दी, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सैलरी रजिस्टर रहेगा, कौन से एम्प्लॉय कितने दिन काम किया, उसके हिसाब से प्रॉपर सैलरी कैलकुलेट होकर उसको दी गई या नहीं दी है, किसी को कम सैलरी तो नहीं दी गई है, बोनस कब दिया गया। तो सैलरी से रिलेटेड बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और जो भी सैलरी को अप्रूव करता है, वो जो आपका HR में जो ऑफिसर बैठा होगा या सैलरी या पेरोल में जो ऑफिसर बैठा होगा, उसने प्रॉपरली सब चीज़ें की है या नहीं की है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या ऑथेंटिकेशन हुआ, फॉलो हुआ है या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, आप सैलरी से रिलेटेड जब सोर्स डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचोगे, उसके साथ साथ आप क्या देखोगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलेटिंग टू पेरोल। उसके बाद में आप चेक करोगे अकाउंटिंग सिस्टम रिलेटिंग टू पेरोल। फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विथ रिस्पेक्ट टू सैलरी पेड, उन्होंने कितने दिन काम किया, ये सारी चीज़ें। फिर सैलरी शीट आप देखोगे। उसके बाद में वर्किंग डेज रजिस्टर, यानी कितनी छुट्टियां थी, कितने वर्किंग डेज थे। फिर सैलरी वेजेस पेड इन कैश, जहाँ पे भी कैश में आपको पेमेंट दिखता है वहाँ पे मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये रिस्क एरिया हो गया। तो एज एन ऑडिटर जहाँ पे भी आपको कैश ट्रांजैक्शन दिखते हैं, आप उन चीज़ों का रिस्क असेसमेंट अच्छे से करते हो और उन जहाँ पे भी कैश आपको दिखता है वहाँ पे आप अच्छे से और ज़्यादा मेटिकुलसली ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो करते हो। यू विल फाइंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द अमाउंट ऑफ 48 लाख। तो जब तक मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते हैं 48 लाख्स के, तब तक मेरा ऑडिट रिलेटिंग टू सैलरी शुरू रहेगा। तो ऐसे ही ये एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया है सैलरी का। अब आपका डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन के लिए भी आप सेम सीक्वेंस फॉलो करोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स तक जाओगे। उसके बाद में आपकी जो भी लाइबिलिटीज़ होगी, जो आपने लोन खरीदा है,
जो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, P&L के जितने भी आइटम है, सेल, इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड, परचेस, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, फ्यूल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जितनी भी चीज़ें होगी वो हर एक इंडिविजुअल आइटम के लिए आप अगर वो P&L में है तो P&L से सोर्स डॉक्यूमेंट तक जाओगे, अगर वो आपको बैलेंस शीट में आइटम दिख रहा है तो बैलेंस शीट से आप सोर्स डॉक्यूमेंट तक वापस जाओगे। और सोर्स डॉक्यूमेंट में जाने के बाद 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप सारी की सारी चीज़ों को चेक करोगे, और जब तक जो लाइन आइटम है वहाँ पे जो आपकी अमाउंट दिख रही है, जब तक आपको उससे रिलेटेड सोर्स डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं दिखती तो आप उस पर ओपिनियन तब तक नहीं दे पाओगे। अगर आपके पास बैलेंस P&L में, अगर P&L में 48 लाख दिख रहा है लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स केवल 40 लाख के ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इर्रेगुलरिटी दिखेगी। आप अपना ओपिनियन क्या दोगे? यहाँ पे इर्रेगुलरिटी है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है 8 लाख के कम हैं, इसमें यानी इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, यानी कैश में कुछ तो भी झोल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ोगे। तो अब ये सारी चीज़ें बताने का आपका रीज़न क्या था? मेरा रीज़न क्या था कि आपको ये वाला जो पोर्शन है रिलेटिंग टू मीनिंग ऑफ ऑडिट ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो ऑडिट क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। तो अभी हम लोगों ने सारे के सारे ट्रांजैक्शन से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक सब चीज़ें देखी। सैलरी का ऑडिट कैसे होगा वो भी हमने एक ब्रीफ में देखा। ये चीज़ें अब हम थियरी पढ़ेंगे रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मीनिंग क्या हुआ वो देखो पहले। ऑडिटिंग इन्वॉल्व्स एन इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड, तो जो भी ऑडिटर होता है वो हमेशा न्यूट्रल नेचर का होना चाहिए। Independence ensures that the audit is free from undue influence or bias, allowing auditors to provide objective assessment. अब यहाँ पे बिजनेसेस में जनरल कैसा सिनेरियो होता है? ये है आपका ओनर और शेयर होल्डर, ठीक है, ये है आपका मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ओनर है ये पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और मैनेजमेंट को हायर करता है बिजनेस चलाने के लिए। तो जो ओनर है वो आपके बिजनेस में डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। डेली ऑपरेशंस कौन कंडक्ट करता है? आपका मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट है और जो ओनर है इनके बीच में एक कम्युनिकेशन, एक क्रेडिबिलिटी, एक ऑथेंटिसिटी डेवलप कराने के लिए वो लोग एक एक्सटर्नल थर्ड पार्टी को हायर करते हैं टू चेक द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल होता है जिसे हम कहते हैं ऑडिटर। क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो हो सकता है प्रॉपर रिपोर्टिंग ना करे ओनर्स को, या ओनर्स को मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, या मैनेजमेंट उतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो ओनर्स को अच्छे से समझा सके रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। तो जो एक थर्ड पार्टी होता है जिसे हम कहते हैं ऑडिटर, वो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज या कम्युनिकेशन का काम करता है और अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर। और वो कैसा होता है उसका ओपिनियन? इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड रिव्यू। तो ये जो इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड रिव्यू होता है इससे ओनर्स और मैनेजमेंट को तो हेल्प होती ही है, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज को भी कंप्लायंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्ट्रीमलाइन तरीके से प्रोसेस करने में बहुत मदद होती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी किसी भी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करते हैं बिफोर गिविंग लोन टू एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का हमारे लिए मतलब क्या हुआ? इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब भी कोई ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है तो उसके ओपिनियन के ऊपर किसी का भी अनड्यू इन्फ्लुएंस और बायस नहीं होना चाहिए। अब इसी को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और इसी के कंटिन्यूएशन में इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर वाला टर्म हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो पता चल गया, अब इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर इसी का कंटिन्यूएशन है, यहाँ से आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का मीनिंग क्या हुआ? इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर refers to the state of being free from bias, conflict of interest or undue influence
दैट कुड इम्पेयर देयर ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी इन कंडक्टिंग एन ऑडिट। यानी ऑडिटर का माइंड जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए। जब कोई ऑडिटर न्यूट्रल है, फ्री फ्रॉम बायस है, उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तभी वो ऑडिटर अच्छे तरीके से किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करेगा और जो सही है, जो ट्रू एंड फेयर है, उसको रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बायस एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, इसको समझने के लिए हमारे पास ये सेकंड वाला पोर्शन है जो है एग्जाम्पल्स एक्सप्लेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। अब इस वाले मीनिंग को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे। इट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन ऑडिटिंग ensuring that auditors maintain impartiality and autonomy in their judgments and decisions throughout the audit process. Independence is crucial for enhancing the credibility and reliability of audit opinions and safeguarding public interest. तो ये जो हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं वो क्यों करते हैं? सेफगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे ओनर पब्लिक है, मैनेजमेंट पब्लिक है, गवर्नमेंट भी पब्लिक में इंक्लूड होती है और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। उस तरीके से सबका जो इंटरेस्ट है उसे सेफगार्ड करने के लिए एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब अगर कोई ऑडिटर न्यूट्रल नहीं है तो वो जानबूझ के निगेटिव रिपोर्ट भी दे सकता है और जानबूझ के पॉजिटिव रिपोर्ट भी दे सकता है। अगर निगेटिव रिपोर्ट देगा तो गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो सकते हैं। अगर वो कोई एंटिटी है, अगर वो एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग है लेकिन ऑडिटर बताएगा कि नहीं ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं लॉस मेकिंग है, तो टैक्सेशन लाइबिलिटी कम हो जाएगी। इसमें किसका नुकसान हुआ? गवर्नमेंट का नुकसान हो गया। फिर ओनर्स का नुकसान हो गया क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, है ना। तो इसमें फ़ायदा किसका हो गया? मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की कम दिखाई। ऐसा क्यों ऑडिटर ने ओपिनियन दे सका? क्योंकि वो बायस था, उसके ऊपर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस था। हो सकता है मैनेजमेंट में पैसा दिया हो कि भाई इस तरीके की रिपोर्ट दो। अगर कोई बोलेगा कि यार मुझे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उठाना है तो मुझे एक बढ़िया वाला ऑडिट में, और जब भी आप ऑडिट करोगे तो पॉजिटिव रिपोर्ट देना, ऐसा कोई भी आप अपना ओपिनियन मत देना ताकि मेरा बैंक में लोन लटक सके। तो रियल लाइफ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट फुलफिल हो सके, लेकिन ऑडिटर को इन सब से दूर रहना है। ऑडिटर को जो चीज़ है एक्चुअल में उस चीज़ को रिपोर्ट करना है, ना पॉजिटिवली ना निगेटिवली। जो आप चेक करोगे उसके बाद आपका जो नेचुरल रिजल्ट आएगा, वेदर पॉजिटिव वेदर निगेटिव, उसको आपको रिपोर्ट करना है। ऑडिट की प्रोसेस शुरू करने से पहले ही आप अपना ओपिनियन नहीं बना सकते। ऑडिट की प्रोसेस पूरा कंडक्ट करने के बाद आपको अपना ओपिनियन बनाना है, और ऐसे चीज़ों को कहा जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का मीनिंग आपको पता चल गया, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर का मीनिंग आपको पता चल गया। अब तीसरी लेयर में जब हम प्रॉपर एग्जाम्पल उसके देखेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है रिलेशनशिप बाय बर्थ। अब इस एग्जाम्पल में क्या कहते हैं कि एक बिजनेसमैन है, उस बिजनेसमैन का एक भाई है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, अपने भाई को ऑडिट का काम दे देता है। तो ऐसे केस में क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट न्यूट्रली अपना काम कर पाएगा, या जो उसका रिलेशनशिप बाय बर्थ है वो इन्फ्लुएंस करेगा उसके ओपिनियन को? तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने भाई के बिजनेस को पॉजिटिव रिपोर्ट देगा। करेक्ट, ऐसे चांसेस है, और इसीलिए यहाँ पर इस तरीके के प्रोफेशनल एंगेजमेंट में आपका इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर आप प्रिजर्व नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम्पल आप पढ़ो, आपको समझ में आएगा। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर a chartered accountant to audit accounts of his proprietary concern and issue a report। यानी एक भाई अपने दूसरे भाई को बोलता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाई तू सीए है, तो एक काम कर, मेरा जो प्रॉपराइटरी कंसर्न है, जो बिजनेस करता हूँ उसके बारे में तू ऑडिट करके अपना रिपोर्ट दे। कैन सीए ऑडिट अकाउंट्स ऑफ कंसर्न इन विच हिज ब्रदर इज सोल प्रोपराइटर? द आंसर इज नो, ही कैन नॉट। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट that there would be no independence in such case due to relationship by birth between CA and his brother. He would be subject to influence from his brother। यानी ये एक ऐसा ट्रिकी सिचुएशन है जहाँ पर जो ऑडिटर को अपॉइंट करता है
वो ऑडिटर को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके के इंडिकेटर्स दिखेंगे कि जो व्यक्ति किसी ऑडिटर को अपॉइंट करता है, अगर वो व्यक्ति ऑडिटर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ऐसे सिनेरियोज में ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक है, ये आपका पहला चीज़ आपको पता चल गया कि जहाँ पे भी रिलेशनशिप बाय बर्थ होती है वहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑडिटर ने न्यूट्रल ओपिनियन दिया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ज़्यादा चांसेस गड़बड़ होने के हैं। अब दूसरा एग्जांपल आप देखो जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट का। फॉर एग्जांपल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया है, एक कंपनी है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, मैंने उस कंपनी में अपना सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी मेरे पास आती है और कहती है कि भाई साहब आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप हमारी कंपनी का ऑडिट करो। तो ऐसे केस में क्या मैं उस कंपनी का ऑडिट कर सकता हूँ या मेरा यानी ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा? यहाँ पर मेरा यानी किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का या ऑडिटर का जिसने उस कंपनी में पैसे लगाए हैं, वहाँ पर मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट बनता है और मैं तो यही चाहूँगा कि उसकी रिपोर्ट इस तरीके से दूँ कि उसके शेयर्स की भाव और बढ़ जाए ताकि मुझे फ़ायदा हो, है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑडिटर का एक नेचुरल बायस आ गया, ऑडिटर के ऊपर एक इन्फ्लुएंस है, ताकि अब इन्फ्लुएंस किस तरीके से होगा, पॉजिटिव रिपोर्ट दूंगा तो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी, ये एक इम्पैक्ट हुआ। और दूसरा इम्पैक्ट, जो कंपनी है वो बोलेगी कि भाई तेरी फीस जो मार्केट रेट है उससे हम ज़्यादा कर देते हैं। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए चार्ज करता है, तो वो कंपनी बोलती है हम आपको 30 लाख रुपए देते हैं, आप पॉजिटिव रिपोर्ट दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो ऐसे केसेस में ऑडिटर का इंडिपेंडेंस हम अबाधित नहीं रख सकते, हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रिलेशनशिप बाय बर्थ और जहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ऐसे केसेस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। टेक अनदर केस where a CA has invested shares in a company. Can he audit accounts of such company in which he holds shares? The answer is resounding no. वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में। It is due to the fact that by holding shares of company, his own self-interest gets involved. His own money is invested in the company and he may not be able to form judgment independently ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो ये तो केवल 2 एग्जाम्पल्स हुए, दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स। ये रियल लाइफ सिचुएशंस है जहाँ पर ऑडिटर का इंडिपेंडेंस हम मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसी और भी बहुत सारी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर हम ऑडिटर का इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं कर पाते। दैट मीन्स जो ऑडिटर है उसके ऊपर मैनेजमेंट या ओनर्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ऐसे केसेस में इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर नहीं मेंटेन हो पाएगा। सिमिलरली हमारी जो डेफिनेशन कहती है कि ऑडिट है क्या, ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। तो जैसे कि हमने अभी तक के एग्जांपल्स देखे रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, अगर कोई भी ऑडिटर का इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ऑडिट की प्रोसेस वहाँ पर कंडक्ट नहीं की जा सकती। हमेशा ऑडिटर का माइंड एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसे, मेंटल एग्जिस्टेंस और फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस और बायस। ये बेसिक चीज़ होती है। आप पहला की पॉइंट जो है हमारा डिस्कशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का। तो जब भी कोई ऑडिटर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑडिट करेगा, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑडिट जब भी करता है तब वो माइंड और फिजिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेंटली एंड फिजिकली, तभी जाके वो इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी से रिलेटेड अपना अनबायस्ड और न्यूट्रल ओपिनियन दे पाएगा। ठीक है, जब उसी के बाद ये अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसे वो अनबायस्ड तरीके से वेरिफिकेशन कर पाएगा, अकाउंटिंग की प्रोसेस और इंटरनल कंट्रोल्स। उसके बाद जब P&L अकाउंट और बैलेंस शीट जब अनबायस्ड तरीके से सारा का सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन होगा, तब यह P&L और बैलेंस शीट की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी जब ऑडिट रिपोर्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है।
तो ये था हमारा डिटेल्ड डिस्कशन रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब हमारा दूसरा की पॉइंट क्या आता है, विच इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं, आ जाओ। पॉइंट नंबर बी इज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने अकाउंटिंग की जो प्रोसेस देखी, टोटल कितने स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स में पहले 3 स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में हम सारे के सारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं, और जो स्टेप नंबर 4 होता है समराइजिंग, उसमें हम तैयार करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है 2 स्टेप से मिलकर तैयार होती है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। ऑडिटर्स एग्जामिन various financial records, statements and reports to assess the financial performance and position of an entity. This includes, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 2 टर्म यूज़ हुई है। पहली टर्म है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दूसरी टर्म है फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये आपको पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने जो 12 महीनों में एक्सपेंसेस किए हैं या इनकम जनरेट की है उसका रिजल्ट हमें पता चलता है, विच इज़ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है ये आपको पता चलती है बैलेंस शीट से। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में हमारे पास होती है एसेट एंड लायबिलिटी। इससे हमें पता चलता है कि हमारी लिक्विडिटी कितनी है, हमारे पास सॉल्वेंसी है या नहीं है, दैट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसीलिए यहाँ पे इन 2 टर्म्स को यूज़ किया गया है। ऑडिटर examine various financial records, statements and reports to assess the financial performance and position of an entity, which includes following, यानी accounting records और financial statements, financial records, statements and reports में ये सारी चीज़ें include की जाती है। पॉइंट नंबर 1 में आपका आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें होती है, जर्नल रजिस्टर होगा, लेजर अकाउंट्स होंगे, ट्रायल बैलेंस होंगे एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में आपका आता है अकाउंटिंग वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ओरिजिनल इन्वॉइसेस फॉर परचेसेस एंड सेल्स, रेंटल एग्रीमेंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जैसे कोई भी आप मशीनरी खरीदते हो, परचेस करते हो, कोई भी एसेट आप खरीदते हो, परचेस करते हो, तो उसके साथ आपको उसका बिल मिलता है, उसका वारंटी कार्ड मिलता है, उसका गारंटी कार्ड जो भी होगा वो मिलेगा। तो ऐसे चीज़ों को आप कहोगे डॉक्यूमेंट्स विच कंटेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटीज़। तो ये हो गए सारे आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी 4 चीज़ें आती है। कौन सी? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। फिर पॉइंट नंबर 2 में आपके आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके क्या क्या चीज़ें आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, शेड्यूल्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो जो भी ऑडिटर होता है जब वो किसी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करता है तो उसे इन 2 सेगमेंट्स में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलते हैं। इन सारी चीज़ों को उसको चेक करना पड़ेगा। तो जो हमारा डेफिनेशन में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट था, वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, ऑडिट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट से एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फिर तीसरा की पॉइंट हमारा क्या आता है, एंटिटी से रिलेटेड। अब उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर सी आप पढ़ो, एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, साइज एंड लीगल फॉर्म, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। पॉइंट नंबर सी इज एनी एंटिटी। ऑडिटिंग applies to all types of organization whether they are for profit businesses or non profit organization, governmental agencies और other entities। हमारे दिमाग में एक बात हमने जब ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ी थी एकदम क्लियर है, कौन सी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करती है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है। जहाँ पे भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है वहाँ पे फाइनेंशियल ऑडिट एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑडिटिंग अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेदर दे आर फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल एजेंसीज और अदर एंटिटीज़। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द एंटिटीज साइज और लीगल स्ट्रक्चर,
Auditing is essential for ensuring transparency and accountability in financial reporting. तो ऑडिट से हमें क्या हासिल होता है? तो ऑडिट से हमें हासिल होती है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ P&L अकाउंट, बैलेंस शीट एंड रिलेटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अब जब वो ऑथेंटिक है, वो क्रेडिबल है, वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को बेस बना के हम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को फाइनल करते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट इससे पता चलता है हमें एंटिटी के बारे में, विच इज़ नेचर। तो एंटिटी का नेचर प्रॉफिट कमाने का भी हो सकता है या नॉन प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था ट्रांजैक्शन में, जो ट्रांजैक्शन है दो प्रकार के होते हैं। तो एंटिटी जब कोई भी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है तो उसका मोटिव कमर्शियल ट्रांजैक्शन का भी हो सकता है, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन, और उसका मोटिव नॉन कमर्शियल या नॉन कमर्शियल भी हो सकता है, विच इज़ नॉन प्रॉफिट, सोशल वर्क एंड चैरिटी वर्क। तो यही बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेचर ऑफ एंटिटी कैसा हो सकता है? फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन दोनों ट्रांजैक्शन में करेंसी यूज़ होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, इसीलिए फाइनेंशियल ऑडिट एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा, लीगल स्टेटस ऑफ एंटिटी। अब हमारे यहाँ पे लीगल स्टेटस कौन से हैं? तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विच इज़ नोन एज LLP इन शॉर्ट। ठीक है, देन कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी। उसके बाद में एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है विच इज़ नोन एज AOP, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है विच इज़ नोन एज BOI, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, NGO है। तो इनमें से किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट ने जो भी लीगल स्टेटस रिकॉग्नाइज किया है एक बिजनेस या कमर्शियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, उसमें से उस एंटिटी का कोई भी लीगल स्टेटस हो सकता है। लेकिन कॉमन चीज़ क्या है? करेंसी इस्तेमाल होगी जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करती है। तो यहाँ पे भी आपका ऑडिट एप्लीकेबल रहेगा। फिर इकोनॉमिक साइज ऑफ एंटिटी, स्मॉल बिजनेस, MSMEs, बिग कॉरपोरेट्स, ये लोग भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं, और जहाँ पर भी कोई भी एंटिटी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगी उसे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल होने वाला है। ये बेसिक चीज़ है। सो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू एंटिटी विच इज़ की पॉइंट नंबर 3। अब हमारा अगला की पॉइंट हमें क्या मिलता है डेफिनेशन से? वो है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। तो हम लोगों ने एज एन ऑडिटर क्या क्या सीखा? एज एन ऑडिटर सबसे पहले तो हम लोगों ने ये सीखा कि जब भी मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक आर्टिकल असिस्टेंट या फिर एक ऑडिट असिस्टेंट बन के कभी भी किसी ऑडिट एंगेजमेंट पर जाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे इंश्योर करना है इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। यानी कोई मुझे बंदी बना के ऑडिट नहीं करा सकता, कोई मुझे इन्फ्लुएंस करके ऑडिट नहीं करा सकता। तो मैं मेंटली और फिजिकली इंडिपेंडेंट रहना है, ये मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग ऑडिट। उसके बाद मुझे क्या पता चलता है ऑडिटर के कि मुझे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस चाहिए। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मुझे कहाँ से मिलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। उसके बाद मुझे ये ध्यान देना है कि एंटिटी का नेचर क्या है, क्या वो प्रॉफिट कमाने वाली एंटिटी है या फिर वो नॉन प्रॉफिट है। तो मैं अपने ऑडिट को उस तरीके से प्लान करूँगा। फिर एंटिटी का लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और उसी के साथ साथ जो एंटिटी का बिजनेस एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जो भी स्टैट्यूट्स है, जो भी रूल्स है, जो भी लॉज है, रेगुलेशंस है, वो भी मुझे देखना है कि उसके कंप्लायंस भी एंटिटी ने अच्छे तरीके से किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद में इकोनॉमिक साइज ऑफ एंटिटी, दैट मीन्स स्मॉल बिजनेस, MSMEs एंड बिग कॉरपोरेट्स। एंटिटी का इकोनॉमिक साइज क्या है, उसके हिसाब से मुझे मैन पावर प्लान करनी पड़ेगी टू कंडक्ट एन ऑडिट। ठीक है, तो एंटिटी से रिलेटेड, ऑडिट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ये 3 पॉइंट मुझे पता होने चाहिए। अब हम आते हैं एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। जब मैंने सारा का सारा बिजनेस एनवायरनमेंट, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस और एंटिटी के बारे में जानकारी हासिल कर ली, तब मैं अपनी ऑडिट की प्रोसीजर को कंडक्ट करूँगा। और जब ऑडिट की प्रोसीजर मेरी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जितनी भी चीज़ें मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेक की है, उन सारी चीज़ों का एक कंबाइंड ओपिनियन मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में दूंगा। दैट मीन्स अगर मैंने P&L अकाउंट चेक किया तो मैं इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी लाइन आइटम्स है उनके ऊपर मेरा ओपिनियन दूंगा। बैलेंस शीट में जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी एसेट्स है, जितने भी लाइन आइटम्स मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, मैं उन पे अपना ओपिनियन दूंगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मैं अकाउंटिंग,
फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्लस कंपनी एक्ट, इससे रिलेटेड जितने भी कंप्लायंसेस है इन सेक्टर्स में अपना ओपिनियन दूंगा। अगर वो एक बैंकिंग कंपनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, आरबीआई के सर्क्यूलर्स, नोटिफिकेशंस, इनको भी कंबाइन करना पड़ेगा मेरे ऑडिट की प्रोसीजर में, अलॉन्ग विथ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर वो एक इंश्योरेंस कंपनी है तो IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जितने भी सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसको कंबाइन करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ एंटिटी एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या क्या देखना पड़ेगा कि एंटिटी का नेचर क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरीके से है, उसके बाद आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा और उसके बाद आप अपना ऑडिट प्लान करके एक अच्छा ओपिनियन, दैट मीन्स एक अनबायस्ड एंड न्यूट्रल ओपिनियन दोगे जो चीज़ें आपने चेक की। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है वो देखना है, Who is responsible for preparation and presentation of financial statements। यहाँ पर हमने जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट देखा है जो कि है आपका P&L, यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपका इनकम, उसके बाद हमारे सामने आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये सबसे पहला सवाल आता है। तो इसका आंसर है, अंडरस्टैंड दैट द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी किसी ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, अकाउंटिंग करना। वो जिम्मेदारी होती है जो एंटिटी की मैनेजमेंट है उसकी, क्योंकि ऑडिटर जो है वो एक एक्सटर्नल पार्टी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डेली अकाउंटिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैनेजमेंट की। तो ये सिंपल चीज़ आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। जब भी आप एज एन आर्टिकल असिस्टेंट, एज एन ऑडिट असिस्टेंट, एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी ऑडिट एंगेजमेंट में जाते हो तो आपको वहाँ पे जाके क्या काम करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपको रेडीमेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में उनकी मदद नहीं करनी है। आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनकर अगर जाते हो या इंटरनल ऑडिटर बनकर जाते हो तो आपकी जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की नहीं है, अकाउंटिंग करने की नहीं है। जो अकाउंटिंग हो चुकी है उसको वेरीफाई करने की, उसको क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की होती है, ठीक है। द ऑडिटर expresses an opinion on financial statements by means of a written audit report। ओरल रिपोर्ट नहीं देना है, हमें रिटर्न रिपोर्ट देना है। उसके ऊपर ऑडिटर का सिग्नेचर रहेगा और स्टैम्प रहेगा, ठीक है। तो जो भी ओपिनियन ऑडिटर देता है उस ओपिनियन से रिलेटेड जिम्मेदारी ऑडिटर की होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी। दूसरा, पर्पज़ ऑफ ऑडिट क्या है, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, दैट मीन्स पर्पज़ ऑफ ऑडिट क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द अल्टीमेट गोल ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फेयरनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन। दो एस्पेक्ट्स आपको दिखने हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला फेयरनेस, दूसरा एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जामिन। Auditors expresses their opinion on whether the financial statements present a true and fair view of entities financial position and performance। तो जब भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड आएगा आपको ध्यान में आना चाहिए कि बैलेंस शीट की बात हो रही है, और जब भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात आएगी तो आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात हो रही है। तो ऑडिट का पर्पज़ क्या होता है, आपका ओपिनियन देना है रिगार्डिंग फेयरनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन contained in balance sheet and P&L account, that means financial statements। ये आपका पर्पस होता है ऑडिट का। पॉइंट नंबर 2 देखो, in doing so he has to see that financial statements would not mislead anybody by ensuring that, यानी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी ने प्रिपेयर किए हैं उसके फेयरनेस और एक्यूरेसी के बारे में आपको एग्जामिनेशन करना है और अपना ओपिनियन देना है फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस के ऊपर। लेकिन जब आप अपना ओपिनियन दोगे, जब आप ऑडिट करोगे, जब आप इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करोगे, तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। कौन सी चीज़ है वो, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसी भी यूज़र को मिसलीड नहीं करने चाहिए।
जो भी यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, कौन से होते हैं, उसमें दो प्रकार के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आपके आते हैं ओनर और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र में आपके कौन कौन आते हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सोसाइटी, कस्टमर एंड सोसाइटी एट लार्ज। ये 6-7 लोग आपके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो जो भी व्यक्ति किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है फॉर डिसीजन मेकिंग, उस व्यक्ति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीड यानी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे इंश्योर करेगा ऑडिटर, तो ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेगी वो देखो। द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने जो ऑडिट की अकाउंटिंग की जो हमने प्रोसेस देखी है, तो एक ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बने हैं वो प्रॉपर अकाउंटिंग की प्रोसीजर फॉलो, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो करके प्रिपेयर किए गए हैं। द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या देखना है, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। जैसा कि हमने सैलरी का एग्जाम्पल देखा था, सैलरी एक वन ऑफ द लाइन आइटम्स है, मेनी लाइन आइटम्स में से एक लाइन आइटम है आपका सैलरी। तो सैलरी की अगर 48 लाख की अमाउंट हम मुझे P&L अकाउंट में दिख रही है, तो इससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज़ है, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर बताई जा रही है। पॉइंट नंबर 2, ऑडिटर क्या चेक करेगा, द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स हर एक अमाउंट का होना चाहिए। उसके बाद नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। अब फिर से आ जाओ अकाउंटिंग की प्रोसेस के ऊपर। अकाउंटिंग की प्रोसेस में जो समराइजिंग वाली प्रोसेस है, दैट मीन्स प्रॉपर एक्चुअल अकाउंटिंग, तो सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स से आपको जर्नल एंट्री करना है। आपको क्या इंश्योर करना है, जितने भी सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किए हैं उन सारे सोर्स डॉक्यूमेंट की जर्नल एंट्री प्रिपेयर होनी चाहिए। जितनी भी जर्नल एंट्रीज आपने प्रिपेयर की है सारे की लेजर अकाउंटिंग होनी चाहिए, और उस सारे के सारे लेजर अकाउंट को क्लोज करने के बाद क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स आपके ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जितने भी लाइन आइटम आपके ट्रायल बैलेंस में हैं वो सारे के सारे P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट होने चाहिए। दैट मीन्स कुछ भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ बीन ओमिटेड, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फिर द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज क्लियर एंड अनएम्बिगियस, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कोई ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि सैलरी की अमाउंट 48 लाख है या 40 लाख है या 42 लाख है। क्लियर कट इन्फॉर्मेशन, अगर गुड्स है तो गुड्स के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सर्विसेज है तो सर्विसेज के बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कॉन्टीजेंट एसेट है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है, जो भी फाइनेंशियल फैक्टर है, जो भी फाइनेंशियल एलिमेंट है उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। किसी भी इन्फॉर्मेशन में एम्बिग्यूटी या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड इन कन्फर्मिटी विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो जब भी हम अकाउंटिंग की प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमें क्या करना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, उसी के साथ साथ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अकाउंटिंग करनी है। The financial statements amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with accounting standards, यानी compliance अच्छे से होना चाहिए। फिर the statement of accounts presents a true and fair picture of the operational results and of the assets and liabilities. तो operational results means what? P&L account and assets and liability means balance sheet. तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली एकदम स्ट्रीमलाइन तरीके से अकाउंटिंग की प्रोसेस के थ्रू डिस्कस की थी, वही चीज़ हमारे स्टडी मटेरियल में इन्होंने पॉइंट वाइज मैनर में हमें यहाँ पे बता दी है। तो एक ऑडिटर को कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वाइल ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्टेप्स तो आपको फॉलो करनी ही है।
ये 6 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप क्या इंश्योर कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग नहीं है, ये आपको इंश्योर करना है। ये कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीडिंग नहीं है, ये इंश्योर करने के लिए आपको ये 6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी एग्जाम में बढ़िया वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस। अब ये जो वर्ड है ना यहाँ पे रीजनेबल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं रीजनेबल एश्योरेंस से रिलेटेड, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना चाहिए। Auditing provides reasonable assurance. Its basic nature lies in providing assurance to users, that is, providing confidence to users of financial statements. Such an assurance lends credibility to financial statements. Audited financial statements provide confidence to users that financial information reflected in financial statements can be relied upon. An auditor does not provide absolute assurance. तो reasonable assurance and absolute assurance में फ़र्क होता है। एश्योरेंस और गारंटी में फ़र्क होता है। गारंटी मीन्स व्हाट, कि मैंने बोला ना कि ऐसा ही है, दैट इज़ गारंटी, यानी 100% कवरेज। लेकिन रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स व्हाट, कि एक ऑडिटर जो है उसने जितना भी एग्जामिनेशन किया है उस एग्जामिनेशन से ये पता चलता है रीजनेबली। हम ये गारंटी नहीं देते कि सारे की सारी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है या कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं है, इसकी गारंटी नहीं देते हम लोग एज एन ऑडिटर। हम लोग रीजनेबली ये बता सकते हैं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जितना हम लोगों ने चेकिंग किया है रीजनेबल एश्योरेंस हम दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारी ऑडिट रिपोर्ट आके अगर हमारे पास आके ये पूछेगा कि आपने XYZ कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर किया है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और मैं आपकी जो ये चीज़ है उसे क्या कहते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, इसके बेसिस के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने वाला हूँ, क्या आप 100% गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि आपका ओपिनियन सही है या गलत? तो एक ऑडिटर क्या बोलेगा, भैया देखो हमारे ऑडिट में एक रीजनेबल एश्योरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स व्हाट, कि ऑडिट का जो एंगेजमेंट है उसमें टाइम एंड मनी, ये दो चीज़ें होती है। दैट मीन्स कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट जो है वो हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी होती है, और हमें जो पैसा प्रोफेशनल फीस दी जाती है उसमें भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो हमारे पास जितने मॉनेटरी रिसोर्सेस है और हमारे पास जितना समय है उसमें बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम ऑडिट की प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं। अब हम अगर बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, तो एक ऑडिटर को ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो 100% सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, ऐसा नहीं होता है। ऑडिट की प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करते हैं, यानी हाई वैल्यू आइटम, हाई रिस्क आइटम और जहाँ पे झोल होने के चांसेस है, ऐसे चीज़ों को हम पूरा का पूरा चेक करते हैं। लेकिन जो रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें से कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को चेक करते हैं और बड़े डेटा में से एक छोटा सा डेटा लेके उसका एनालिसिस, उसका ऑडिट करके हम ये इन्फर करते हैं कि ये सैंपल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही उस बड़े डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इस तरीके से सैम्पलिंग यूज़ होती है, और हम उस व्यक्ति को समझाएंगे कि हम लोग एज एन ऑडिटर 100% गारंटी नहीं दे सकते कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड नहीं हुआ है, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन 100% नहीं है, ऐसी गारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, हम आपको रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं जो ये बताएगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमने चेक की रीजनेबली वो ट्रू एंड फेयर नेचर दिखाती है या नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रीजनेबल एश्योरेंस एंड एब्सोल्यूट एश्योरेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो रीजनेबल एश्योरेंस वाला पोर्शन है ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि आपके स्टैंडर्ड्स में भी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में भी आपका ये रीजनेबल एश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट आए और आपको उसमें डिटेल पता चले। लेकिन अभी के लिए एज अ मीनिंग ऑफ ऑडिट ये समझने के लिए, आप इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस से रिलेटेड जितना एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है जी।
तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। इसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंटिटी एंड एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। आई होप कि आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, अब जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, दैट इज रिलेशनशिप विथ डाइवर्स सब्जेक्ट। तो ये वीडियो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब एज यूजुअल जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट क्या है? वो रिक्वेस्ट है कि YouTube पर मेरा चैनल ढूंढिए, वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए और वीडियोस को CA स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें पढ़ाई करने में आसानी हो। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो ये है इस वीडियो का डिस्कशन। चलो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और मैं अपना रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टॉप। चलो बाय बाय।